डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल एकेडमिया को दो ब्रॉडर कैटेगरीज में सब डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी साइंस कहलाती है और दूसरी कैटेगरी आर्ट और ह्यूमैनिटीज़। साइंटिस्ट साइंस को इस तरह से डिफाइन करते हैं डैट इट इज़ रिलेटेड विद द क्रिएशन और एक्सप्रेशन ऑफ ए नॉलेज और थेरी, वेयर एज आर्ट इज़ रिलेटेड विद द कंप्लीट एडॉप्शन, रेप्लिकेशन एंड रिपीटेशन ऑफ ए नॉलेज और थेरी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी थ्योरी को कोई भी साइंटिस्ट अगर फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोपोगेट करे तो उसे हम साइंस की कैटेगरी में एडमिट करेंगे, और अगर उसी थ्योरी, उसी नॉलेज या उसी लॉ को 100% एडॉप्ट करके, रिफाइन करके उसे अगेन एंड अगेन प्रोपोगेट किया जाए तो उसे हम आर्ट या ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं। साइंटिस्ट साइंस को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक ब्रांच नेचुरल साइंसेस कहलाती है और दूसरी ब्रांच सोशल साइंसेस कहलाती है। नेचुरल साइंसेस मिसाल के तौर पे जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे डिसिप्लिन इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और सोशल साइंसेस जैसे इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और फिलॉसफी जैसे डोमेन्स और डिसिप्लिन्स फॉल करते हैं। अब ये इन दो डिफरेंस की रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि नेचुरल साइंसेस के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी लॉज हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, वो 100% डिटर्मिनिस्टिक, वेल बिहेव्ड, वेल डिफाइंड और लेजिटिमेट है। यानी उन फंक्शन में किसी किस्म का रद्दोबदल या चेंज पॉसिबल नहीं है, चाहे वो फंक्शन रिलेटिविटी से रिलेटेड हों, रिफ्लेक्सिविटी से रिलेटेड हों, ग्रेविटी से रिलेटेड हों, प्रेशर के फंक्शन से रिलेटेड हों, टेम्परेचर के फंक्शन से रिलेटेड हों, या कोई भी फंक्शन हो, उसमें किसी किस्म का चेंज पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी भी कंट्री में किसी भी टाइम इंटरवल में करेंगे तो वो आपको 100% वेल बिहेव्ड आंसर करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक एलिमेंट को अगर आप कंबाइन करें तो ये वाटर क्रिएट होगा। अब ये एक्सपेरिमेंट आप एशिया में करें, अमेरिका में करें या यूरोप में करें, मॉर्निंग में करें, आफ्टरनून में करें या नाइट में करें, अल्टीमेटली रिएक्शन ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 100% एक्यूरेट होगा। उसकी रीज़न कंपाउंड्स, केमिकल्स का रिएक्शन भी डिटर्मिनिस्टिक है और फंक्शंस का जो बिहेवियर है वो भी वेल डिफाइंड और डिटर्मिनिस्टिक है। जबकि सोशल साइंसेज में अगर आप देखें तो सोशल साइंसेज में ह्यूमन बिहेवियर्स को डिस्कस किया जाता है, और ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से आप जानते हैं कि ह्यूमंस आर टोटली अनप्रडिक्टेबल एंड अनसर्टन टू मेक देयर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बिहेवियर्स। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से हम सोशल साइंसेस को प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरीज कहते हैं। ये नेचुरल साइंसेस की तरह डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कम से कम 1% गुंजाइश ज़रूर मौजूद होती है कि कोई थ्योरी एग्जैक्टली होल्ड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। यानी 90%, 95%, 99%, 99.99% पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी फ्रेमवर्क के एक्यूरेट होने की, चाहे फ्रेमवर्क इकोनॉमी से रिलेटेड है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे वो सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी के डिसिप्लिन से रिलेटेड है। 100% एक्यूरेसी सोशल साइंसेज में नहीं हो सकती। ठीक, ये एक की पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है कि नेचुरल साइंसेज इज डिटर्मिनिस्टिक वेयर एज सोशल साइंसेज इज प्रोबेबिलिस्टिक। अब इसका मतलब है कि सोशल साइंसेज में हमेशा कॉन्टीजेंट सिचुएशन रहेगी, यानी द सिचुएशन ऑफ मे और मे नॉट। अब हम क्या करते हैं सोशल साइंसेज में कि अगर इकोनॉमिक्स के हवाले से पर्टिकुलरली बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में किसी भी थ्योरी को सबसे पहले सिंपली और लॉजिकली डिफाइन किया जाता है, फिर उस डेफिनेशन के ऊपर हम कुछ अजम्पशंस प्रेजेंट करते हैं,
उसकी रीज़न ये है कि सिचुएशन अनप्रडिक्टेबल है। जैसे ही हम कुछ चीज़ें प्री एज्यूम्ड कर लेते हैं, जिन्हें हम अजम्पशंस कहते हैं, तो उन अजम्पशंस के बाद हम जब डेटा सेट के साथ उस थ्योरी को प्रूव करते हैं तो काफ़ी हद तक ये चांसेस होते हैं, यानी मोर देन 80%, मोर देन 90% इवन, ये चांसेस हो सकते हैं कि हम किसी भी थ्योरी को प्रॉपरली डिफाइन कर लें। मिसाल के तौर पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे हम कहते हैं कि एक बड़ी कॉमन और बड़ी वेल नोन थ्योरी है लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड में अल्फ्रेड मार्शल ने यह कहा था कि क्वांटिटी डिमांड इज़ ए फंक्शन ऑफ प्राइस। अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस ही सिग्निफिकेंट वेरिएबल है, प्राइस के अलावा और कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो क्वांटिटी डिमांड को इफेक्ट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, द इन्फ्लुएंस ऑफ सप्लायर, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काज कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वांटिटी डिमांड को। ठीक, लेकिन प्राइस इसमें यह कहा जा सकता है कि ये एक सिग्निफिकेंट वेरिएबल है जो क्वांटिटी डिमांड को नेगेटिवली काज करेगा, यानी प्राइस में जब इंक्रीज आएगा तो क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस होगी एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। इसी तरह से लॉ ऑफ सप्लाई में भी क्वांटिटी सप्लाई फंक्शन है प्राइस का, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इनिशियली जो उसने कहा, लेकिन बाद में उसी ने इसको रियलाइज़ किया कि प्राइस के अलावा और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लाइक सब्सिडी, टैक्सेस, नंबर ऑफ सप्लायर्स, इनपुट प्राइस, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो क्वांटिटी सप्लाई को काज कर सकते हैं। लेकिन प्राइस एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो क्वांटिटी सप्लाई को पॉजिटिवली काज करेगा, यानी जैसे प्राइस में इंक्रीज आएगा प्रोड्यूसर्स के लिए ये प्रॉफिटेबल होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे और मार्केट में प्रोवाइड करे और उस पर मैक्सिमम रेवेन्यू और प्रॉफिट्स अर्न कर सके। तो यानी यहाँ पे जो बिहेवियर है ये इनडिटर्मिनिस्टिक है। तो जैसे ही हम इन इनडिटर्मिनिस्टिक फंक्शंस को जब 90% प्रोबेबिलिटी के साथ मैक्सिमम या 99% प्रोबेबिलिटी के साथ जब हम प्रूव कर देते हैं किसी डेटा सेट के साथ, किसी खास सिचुएशन के अंदर, किसी खास इंडिविजुअल्स के ऊपर, तो ये हमारे पास सोशल साइंसेस की कैटेगरी बन जाती है। तो लॉज नेचुरल साइंसेस में भी मौजूद हैं, लॉज सोशल साइंसेस में भी मौजूद हैं, लेकिन नेचुरल साइंसेस के लॉज 100% एक्यूरेट हैं, जबकि सोशल साइंसेस के लॉज 99% ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो सकते हैं। 1% प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे मे नॉट वाली एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगर मैं इस सारी डिस्कशन को यहाँ तक रहते हुए अगर कंक्लूड करूँ तो गाड़ी बनाना ये साइंस कहलाएगा और गाड़ी को ठीक करना यानी उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है ये आर्ट कहलाएगी, और ऐसा करने वाले को हम मैकेनिक कहते हैं। इसी तरह से जो म्यूज़िक है, जितने भी किस्म के फ़नून लतीफ़ा हैं, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो स्कल्पचरिंग है, चाहे वो ऑटोमोबाइल को रिपेयर करना है, चाहे वो किसी नावल के ऊपर मूवी बनाना है, ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आर्ट कहलाएंगी। तो ये हमने पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और फर्दर हमने इकोनॉमिक्स को इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि इकोनॉमिक्स इज़ द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज in order to maximize the satisfaction of the consumers, producers, government and traders। इसी के साथ हम फर्दर मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी की डेफिनेशन ये है that economy is nothing but the inexorable interdependence of economic agents, structural sectors and fundamental markets। इकोनॉमी की इस डेफिनेशन के 3 की पॉइंट हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक एजेंट्स, नंबर 2 स्ट्रक्चरल सेक्टर्स एंड नंबर 3 फंडामेंटल मार्केट्स। व्हाट आर इकोनॉमिक एजेंट्स? Economic agents are subdivided into 4 broader maximum categories, including consumers or the household consumptions, which is denoted by capital letter C. The second one is the producers,
They are also known as the business investments, and the symbolically that we can write it in economics is capital I. The third one is the government, and the purpose of the government is to spend on development and non-development expenditures, and symbolically we can write government expenditure in economics or finance by capital G. And the last one is traders. So first of all we need to know that who are the consumers. सोसाइटी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कंज्यूमर्स हैं. अगर हम जनरली इकानमी को कैटेगराइज करें तो इकानमी का 2/3 पार्ट यानी ऑलमोस्ट 67% पार्ट कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड के ऊपर बेस करता है. उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज एवरी वन इज़ द कंज्यूमर. आई मीन कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर्स दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक थिंग्स, बट प्रायर टू देयर प्रोडक्शन they are also consumers. The government, which is nothing but the members of prime minister, president, chief ministers, governors, और इससे पहले यानी इस जॉब से पहले वो लोग भी कंज्यूमर्स हैं. और इसी तरह से ट्रेडर्स जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और ट्रेडर्स भी कंज्यूमर है. सो एवरी वन इज द कंज्यूमर. सो दैट इज वाई कंज्यूमर्स इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. कंज्यूमर्स को इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के तहत 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. एक कैटेगरी आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, टेंजिबल आइटम्स, और दूसरी कैटेगरी इनटेंजिबल आइटम्स कहते हैं. टेंजिबल आइटम्स का मतलब द आइटम्स डैट कैन बी फील, डैट कैन बी सी, डैट कैन बी स्मेल और डैट कैन बी टच्ड. जबकि इनटेंजिबल आइटम्स में जिनको आप महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते. अब टेंजिबल आइटम्स में हमारे पास फर्दर 3 कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं. सबसे पहले नंबर पे पेरिशेबल आइटम्स. पेरिशेबल आइटम्स ऐसी आइटम्स जिनकी लाइफ टाइम लेस देन 1 ईयर है. अब इसमें मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फॉल करती हैं, लाइक वेजिटेबल्स, लाइक वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन. यानी इनकी लाइफ जो है या इनका यूजेस जो है वो 1 साल से कम है. अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट इसको इस तरह से समझते हैं कि वो गुड्स जो जल्दी डिटेरियरेट हो जाती हैं. ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में वेजिटेबल और फ्रूट्स तो आप कह सकते हैं कि ये 1 दिन इनकी लाइफ है, 2 दिन इनकी लाइफ है, मैक्सिमम 1 वीक इनकी लाइफ हो सकती है अगर आप इन्हें किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में प्रिजर्व कर लें, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. जबकि इसमें अगर आप देखें तो राइस भी है, कॉटन भी है, शुगर केन भी है, इनकी लाइफ जो है वो 1 वीक से ज़्यादा है. ठीक है, ये ड्राई प्रोडक्ट्स कहलाती हैं. तो इसलिए जनरली हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो 1 साल से कम टाइम पीरियड में कंज्यूम हो सकती हैं, उन्हें हम पेरिशेबल गुड्स कहते हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं. नॉन ड्यूरेबल गुड्स की टाइम लिमिट इस तरह से है कि इनकी लाइफ 1 साल से तो ज़्यादा है लेकिन 3 साल से कम है. मिसाल के तौर पे क्लॉथ्स, शूज़, फर्नीचर एंड फिक्सचर, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, यानी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी लाइफ 3 साल से कम होगी, जो जल्दी डिटेरियरेट भी नहीं हो जाते, यानी ना तो वो पेरिशेबल हैं और ना वो ड्यूरेबल हैं, बल्कि वो इन बिटवीन फॉल करते हैं, उन्हें हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं. इसी तरह से हमारे पास लास्ट कैटेगरी आती है टेंजिबल आइटम्स की, ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स जिनकी लाइफ टाइम 3 साल से ज़्यादा है. मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी, जिसे हम रियल एस्टेट भी कहते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स, मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, बसेस. तो ये सारी की सारी ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं. और दूसरी कैटेगरी हाउस होल्ड कंजम्पशन की हमारे पास इंटेंजिबल आइटम है, जिसे हम सर्विसेज कहते हैं. अच्छा, एक बात आप लोग वंस एंड फॉर ऑल याद रखिएगा कि जिस तरह मैंने बताया कि इकोनॉमी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कंजम्पशन है और कंजम्पशन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सर्विसेज है. और फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स
FBS की रिपोर्ट के मुताबिक एक पाकिस्तानी इंडिविजुअल ऑन एवरेज 487 गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है एक साल के अंदर। यानी हर पाकिस्तानी एक साल में 487 कमोडिटीज़ को कंज्यूम करेगा, जिसमें पेरिशेबल गुड्स भी हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी हैं, ड्यूरेबल गुड्स भी हैं और सर्विसेज हैं। और इन चारों की चारों कैटेगरीज में जो सबसे ज़्यादा पोर्शन एक इंडिविजुअल यूज़ करते हैं वो सर्विसेज सेक्टर है। ठीक। और इसी तरह से आप लोगों ने ये भी आपको अंदाज़ा होगा कि फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन 4 टाइप्स जो हमने डिस्कस की हैं, इनकी प्राइसेस को इस तरह से कलेक्ट करता है कि वो पाकिस्तान के 40 रूरल और अर्बन एरियाज़ का डेटा सेट कलेक्ट करता है इन 4 प्रोडक्ट्स का, 4 टाइप की प्रोडक्ट्स का, और हर प्रोडक्ट का डेटा वो इन 40 बड़े रूरल और अर्बन एरियाज़ की हर 20 मार्केट में से डेटा कलेक्ट करता है ताकि बाइसनेस डेटा सेट में रिकॉर्ड ना हो जाए। यानी ये इस तरह से नहीं होगा कि वो अगर लाहौर से डेटा कलेक्ट करेगा पेरिशेबल, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और सर्विसेज का, तो वो लाहौर की किसी एक मार्केट से डेटा कलेक्ट नहीं करेगा। ठीक। अगर वो गुजरांवाला से डेटा कलेक्ट करेगा इन चारों टाइप्स की प्रोडक्ट का, तो वो गुजरांवाला की किसी एक मार्केट से डेटा कलेक्ट नहीं करेगा, वो लाहौर की हर 20 मार्केट का डेटा कलेक्ट, गुजरांवाला की 20 मार्केट का डेटा कलेक्ट करेगा, वो पेशावर की 20 मार्केट का डेटा कलेक्ट करेगा, और वो इसी तरह से जितने भी यानी 40 सिटीज़, रूरल और अर्बन सिटीज़ या विलेज एरियाज़ हैं, उन सारों का वो डेटा सेट जो है वो सेलेक्ट करेगा। और देन उस डेटा सेट को वो कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को वो कंपेयर करेगा 2010 की वैल्यू के साथ। अगर 2019 की वैल्यू 2010 की वैल्यू से एक्सीड करे तो इसका मतलब ये है कि जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज हो गया। यानी 487 कमोडिटीज़ की प्राइसेस इन 2019 हैज़ बीन इन्फ्लेटेड एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ 2010, तो जिसे हम जनरली इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन कहते हैं। सेकेंडली वी हैव द प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि सिंबॉलिकली इसको कैपिटल आई के साथ डिनोट किया जाता है। प्रोड्यूसर्स की 3 कैटेगरीज हैं, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, हाउसिंग इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की 3 कैटेगरीज हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर। ये किसी भी इकोनॉमी के मैक्सिमम 3 सेक्टर्स हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, कम से कम 1 भी हो सकता है। ठीक। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की वर्किंग एज पॉपुलेशन 60% to 70% है। वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब ये है कि ऐसी पॉपुलेशन जिनकी एज 18 से लेके 60s के दरमियान है, क्योंकि पाकिस्तान के 1971 के सिविल सर्विस एक्ट के मुताबिक 18 साल से कम भी आप सर्व नहीं कर सकते लीगली, और बियॉन्ड 60 ईयर्स भी आप सर्व नहीं कर सकते। यानी 60 ईयर्स पे आपकी रिटायरमेंट है और 18 ईयर से पहले चाइल्ड लेबर है। तो 60 से 70% आपकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन विच इज़ बाउंडेड बिटवीन एज 18 एंड 60, वो इस बिज़नेस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, और ये पाकिस्तान की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 19% है। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान ने 100 रुपीज़ अर्न किए हैं एक साल के अंदर, फ़िलहाल आप इसको इस तरह से समझें, तो उस 100 रुपीज़ में से जो 19 रुपीज़ हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें हमारे पास मेजर क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन, और माइनर जिसमें ऑयल सीड्स हैं, ऑयल है, पल्सेस वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये इनकी प्रोडक्शन है, और यहाँ से जो रेवेन्यू हो रहे हैं वो 19% है।
और वैल्यू एडिशन 23% है। वैल्यू एडिशन का मतलब ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर खुद एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर में कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तब वो 2018 की इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की कैलकुलेशंस और कंपोजिशन बता रही हैं कि ये वैल्यू 23% है। तो अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉपुलेशन इस सेक्टर के साथ रिलेटेड है और ये सारी की सारी बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट में सबसे लोअर कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की नज़र आ रही है। सो दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज डूइंग नथिंग। और इसके ऐसा होने की एक और रीज़न भी ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो विदाउट एजुकेशन आप इसके साथ लिंक हो सकते हैं, जबकि इंडस्ट्री और सर्विसेज में आपको टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो सेकेंडली हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ पाकिस्तान की वर्किंग एज पॉपुलेशन 15% से 20% के बाउंड्री में फॉल करती है और इंडस्ट्रियल सेक्टर की जीडीपी में ग्रोथ 21% है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेन दो सेक्टर्स सब सेक्टर्स फॉल करते हैं, जिसमें एक को हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स कहते हैं, जो रॉ मटेरियल से एक प्रोसेस के ज़रिए एक फैक्ट्री ओवरहेड्स के ज़रिए वो फिनिश गुड या फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं। ट्रेडिंग कंसर्न्स भी जो है वो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट को लो प्राइस मार्केट से परचेज करके हाई प्राइस मार्केट में सेल कर देते हैं। ठीक, तो उसमें खैर उनका डायरेक्टली कोई रोल नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, लेकिन ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ लिंक्ड है। वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रियल सेक्टर की 18% है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटिवली लो है। ठीक, लेकिन अगर आप गौर करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जितना भी रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री की बात करें, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल यानी कॉटन ये एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगी। इसलिए इसकी जीडीपी का शेयर जो है एग्रीकल्चर का वो बेशक कम है, लेकिन वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज़्यादा है। इसी तरह से आप पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री की बात करें, यानी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें, तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। आप पाकिस्तान की थर्ड इंडस्ट्री यानी शुगर केन इंडस्ट्री की बात करें, ऑल्दो उसका शेयर जो है वो पाकिस्तान में बड़ा लिमिटेड है, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो लार्ज लेवल पे है, तो वो भी जो शुगर केन है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा होगा। तो टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स और शुगर केन ये सारी की सारी अल्टीमेटली एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस करती है। नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान विच इज़ सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर पाकिस्तान का हमेशा सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है। मैंने अभी हाउस होल्ड कंजम्पशन में भी बात की कि कंज्यूमर सबसे ज़्यादा इनटेंजिबल आइटम्स को यानी सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। अगर आप गौर करें तो वर्किंग एज पॉपुलेशन इसकी बड़ी मॉडरेट है 25% to 35%, लेकिन शेयर इन जीडीपी में अगर आप ये 2018 की फिगर है कि ये 60% है, और परवेज़ मुशर्रफ की रजीम में ये 67% तक जीडीपी जो थी वो रिकॉर्ड की गई थी। सर्विसेज सेक्टर में आपके पास एजुकेशन है, हेल्थ है, मिलिट्री एंड डिफेंस है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज भी है, कमर्शियल बैंक्स भी है, सेंट्रल बैंक भी है, बॉन्ड्स मार्केट भी हैं, सिक्योरिटीज़ की मार्केट भी हैं, मनी मार्केट्स भी हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स भी हैं। तो ये एक बड़ा ब्रॉड सेक्टर है पाकिस्तान का। और वैल्यू एडिशन भी अगर आप देखें तो लाइक शेयर इन जीडीपी इसकी वैल्यू एडिशन भी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की निस्बत सबसे ज़्यादा है, विच इज़ 53%। और उसकी एक ही रीज़न है कि सर्विसेज सेक्टर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बेसिस पे चलेगा, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को फर्दर जो ग्रोथ मिलेगी, जो कैपिटल मिलेगा, जो फाइनेंस की डिसबर्समेंट होगी, जो लोन्स मिलेगा, वो सर्विसेज सेक्टर में और ब्रॉडली स्पीकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की वजह से मिलेगा। ठीक, तो सर्विसेज सेक्टर जो है ये पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है। एक बात आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी है कि सर्विसेज सेक्टर मेनली ये पॉलिटिकल पीस के ऊपर बेस करता है। यानी अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट
पीस को प्रमोट कर सकती है, जो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है फाइनेंशियल सेक्टर को, लाइक स्टॉक एक्सचेंज को। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, चाहे वो कंट्री की रिप्रेजेंटेशन पे बेस करती है, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग पे बेस करती है, अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कंसिस्टेंट है और एफिशिएंट है, तो आपका फाइनेंशियल सेक्टर बड़ा सिग्निफिकेंटली रिस्पॉन्ड करेगा। यानी पाकिस्तान में कैपिटल कई फ्लोज होंगे, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगी, टेक्सटाइल में करेंगी, ऑटोमोबाइल में करेंगी, इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज में करेंगी, बैंकिंग सेक्टर में करेंगी, नए से नए बैंक पाकिस्तान में आएंगे। तो पीस की बेसिस पे ये जो सर्विसेज सेक्टर है वो फर्दर प्रमोट होगा। तो मैंने जो आपको मिसाल दी कि परवेज़ मुशर्रफ की रजीम में जो थी ये 67% जो थी वो ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई थी। उसकी रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान में आर्मी टेक ओवर करती है तो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा कंसिस्टेंट रहता है। और वैसे भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो आपने देखा होगा 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पाकिस्तान में ये सस्टेन करती है। जबकि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में इतनी ख़ास सस्टेन नहीं करती, ठीक। तो उसमें खैर उनको एक बड़ा क्रूशल टाइम पीरियड भी मिलता है। तो आर्मी के बहुत लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड में सस्टेन करने की वजह से वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंश्योर कर पाते हैं और वो पीस को बहुत ज़्यादा प्रोमलगेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से सर्विसेज सेक्टर जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंटली रिस्पॉन्ड करता है, ठीक। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और फर्दर हम मूव करते हैं सेकंड टाइप प्रोडक्शन की, विच इज़ हाउसिंग इन्वेस्टमेंट। आज से तकरीबन 2 डेकेड पहले, यानी 20 साल पहले, हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का कभी तज़किरा नहीं होता था। लेकिन रिसेंट टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की हाउसिंग इन्वेस्टमेंट ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ की है। यानी इतनी ग्रोथ की है कि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में इसकी ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट्स की कलेक्टिव ग्रोथ रेट से ज़्यादा ग्रोथ रेट थी, ठीक। यानी मिसाल के तौर पे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, गुलबर्ग सोसाइटी, फैसल टाउन सोसाइटी, मॉडल टाउन सोसाइटी, फ़ज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी, शालीमार सोसाइटी, तो ये मल्टीपल सोसाइटीज़ पाकिस्तान में क्रिएट हो गई हैं। अब इनकी क्रिएशन से क्या होगा, देखें, जब भी सोसाइटीज़ बनेगी तो ऑब्वियसली उसके साथ एक मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। उसमें ब्लू कलर जॉब्स भी क्रिएट होंगी, यानी सिविल इंजीनियर्स को भी जॉब्स मिलेंगी, फाइनेंशियल सेक्टर भी रिस्पॉन्ड करेगा, सीमेंट बनाने वाली जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो भी रिस्पॉन्ड करेगी, आयरन इंडस्ट्री भी रिस्पॉन्ड करेगी। इसी तरह से इसके साथ साथ जो ब्लू कलर जॉब्स हैं, यानी मज़दूर तबका है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और जितनी टाइम पीरियड के लिए ये हाउसिंग इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी, उतने टाइम पीरियड तक जो है वो एम्प्लॉयमेंट रहेगी। तो नॉर्मली आपने देखा है कि 5 ईयर्स टू 7 ईयर्स में एक कॉलोनीज़ जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है, उसमें हाउसिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। फिर हाउसिंग के अंदर ऑब्वियसली जितने नए घर बनेंगे उसमें जितनी भी किस्म के आइटम्स जो है वो ख़रीदी जाएंगी, तो उससे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ओवरऑल इकानमी है किसी भी कंट्री की, पाकिस्तान की भी, तो वो स्टिमुलेट होगी। तो ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि हाउसिंग इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो हाउसिंग इन्वेस्टमेंट है उसकी एक्सपेंशन हॉरिजेंटल लेवल पे हो रही है, ठीक। यानी हॉरिजॉन्टली पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट जो है वो, हाउसिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपैंड हो रही है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है जिससे हम मल्टीपल बेनिफिट ले सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग ले सकते हैं, यानी हम 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल के लिए भी हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करके उससे रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो हाउसिंग इन्वेस्टमेंट बन रही है। और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट 10 साल में अगर कोई कॉलोनी एस्टैब्लिश हो जाएगी तो 10 साल तक तो प्रॉफिट रहेगा, लेकिन 10 साल के बाद वो इकानमी में कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। चाहे वो घर एक बंदा ख़रीद के दूसरे को सेल करे, दूसरा
तीसरे को सेल करे, तीसरा चौथे को सेल करे, जितनी दफ़ा मर्जी सेल करे, उसकी रीसेलिंग वैल्यूज़ को हम बार बार इकानमी में ऐड अप नहीं करेंगे, जबकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम अगेन एंड अगेन एंड अगेन हम उसको ऐड अप कर सकते हैं। और इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि पाकिस्तान का डेंसिटी रेट 277 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर पर एनम है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के तकरीबन 277 लोग हर साल 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड हो रहे हैं, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि सिटीज़ मैसिव लेवल के ऊपर एक्सपैंड कर रहे हैं, और वो एक्सपैंड किसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की कॉस्ट पे कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो आपने देखा है कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, और प्लस ये कि आपकी 70% पॉपुलेशन इस बिज़नेस से रिलेटेड है। और अगर ये बिज़नेस सेक्रीफाइस होगा तो वो 70% लोग सेक्रीफाइस होंगे, तो जिससे एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप कंपेयर करें इस डेंसिटी रेट को 2010 के डेंसिटी रेट के साथ, तो 2010 में ये तकरीबन 177 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर पर एनम थे, जो कि आलमोस्ट 56% रेट जो है ये हायर है। तो बहरहाल ये भी खैर एक इन्वेस्टमेंट की टाइप है, लेकिन अगर मैं पॉलिसी सजेस्ट करूं तो पॉलिसी ये हो सकती है कि पाकिस्तान को वर्टिकल एक्सपेंशन करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपेंशन सोसाइटी के लिए किसी भी तरह से डैमेजिंग होती है। आप यूनाइटेड किंगडम को देखें, इंग्लैंड को देखें, आयरलैंड को देखें, अमेरिका को देखें, नॉर्थ कोरिया को देखें, सिंगापुर को देखें, तो चाइना को देखें, तो इन्होंने भी डेवलपमेंट को अचीव किया हुआ है, लेकिन इनकी डेवलपमेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल नहीं होती बल्कि वर्टिकल होती है। बिल्डिंग्स बना के उसमें 500 फैमिलीज जो हैं वो रह रही होती हैं। ठीक। तो खैर ये कल्चर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स हैं कि घर बड़ा होना चाहिए, तो ये सेंटिमेंट्स ऑब्वियसली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को कहीं ना कहीं से इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इकानमी को कहीं ना कहीं से इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी टाइप हमारे पास स्टॉक इन्वेस्टमेंट की है। स्टॉक और या इन्वेंट्री, ये खैर अमेरिकन और ब्रिटिश वर्ड हैं। आप इसका मतलब जानते हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसे बना तो लिया जाए लेकिन मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल ना हो। ठीक है। यानी द गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड बट ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू द लोअर डिमांड, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू द चेंज ऑफ टेस्ट, फैशन एंड प्रेफरेंसेस, वो क्या की जाती हैं, उन्हें गो डाउन कर लिया जाता है, उन्हें स्टोर कर लिया जाता है। तो मार्केट में वो खैर सेल नहीं हो पाती, लेकिन जैसे ही वो मार्केट में सेल होती हैं तो वो हाउसिंग या वो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में फॉल करती हैं, और अगर नहीं हो पाती तो उसे हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। एंड ट्रेडर्स एंड गवर्नमेंट विल बी डिस्कस्ड in our next class inshallah ta'ala. Till now, thank you so very much.